नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अंशु, सत्येंद्र, खुशी, शीतल, सुखवीर, वीरपाल, आकाश, प्रियंका, अंकिता, ऋतिक, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चे, आज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है ऐसी लगे कि जैसे आवाज़ एकदम बदल गई हो, है ना। तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने का प्रयास करूँगी ताकि आपको मेरे द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं फटाफट से एक बार, और सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। मेरी तबीयत इतनी ठीक है, सिर्फ गले में प्रॉब्लम है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं फटाफट से एक बार, फटाफट से एक बार लाइव आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था लोकसभा। अब देखो, आप लोकसभा पढ़ चुके हो, और लोकसभा पढ़ने के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉमन है। ठीक है, जो कि आपकी कॉमन है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ राज्यसभा को लेकर, तो राज्यसभा के बारे में पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँगी राज्यसभा, है ना, तो राज्यसभा की जब हम बात करते हैं बेटा, तो राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर होता है, इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों बात करती हूँ, तो राज्यसभा को, जैसे आपके लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, तो राज्यसभा को कहा जाता है कि राज्यसभा जो है वो आपकी संसद का उच्च सदन होता है, यानी कि अपर हाउस। क्या होता है ये? एक उच्च सदन होता है। उसके अलावा जैसे लोकसभा को आप कहते हैं कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन प्यारे बच्चे राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो ये आपका स्थायी सदन है और वो आपका अस्थायी सदन है, यानी ये बेटा जी आपका परमानेंट हाउस है। और परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि इसका कभी भी अंत नहीं होता है और ना ही ये कभी भंग होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप बेटा प्लीज़ पहले फोकस करेंगे, और मैं कमेंट्स बीच में नहीं लूँगी, कमेंट्स बीच में नहीं लूँगी, इसीलिए आप यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनें। ठीक है, तो स्थायी सदन परमानेंट हाउस किसको कहते हैं? राज्यसभा को। क्योंकि मैम इसका अंत की अगर हम बात करें कि इसका अंत हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्या ये भंग या विघटित हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि ये आपका एक कैसा हाउस होता है? परमानेंट हाउस होता है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता बेटा, ये परमानेंट काम करता रहता है। इसके जो चेंज होते हैं वो सदस्य चेंज होते हैं, इसके सदस्य चेंज होते हैं, इसके मेंबर्स चेंज होते हैं, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब इसका कभी भी अंत नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा स्कूल, तो स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने स्कूल से पढ़ाई की उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया, या फिर आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की उसके बाद वो जो है कॉलेज बंद हो गया। नहीं, आप उससे बाहर आ गए, लेकिन वो कॉलेज और स्कूल अभी भी चल रहे हैं जिनसे आप पढ़कर निकले थे, है ना। तो ऐसा ही आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा में सदस्य चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपका राज्यसभा सदन कभी भी जो है वो उसका अंत नहीं होता है, और ना ही उसको कोई भंग या विघटित कर सकता है, क्योंकि मैम ये एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, अब आप आगे सुनिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसको कई बार कहा जाता है राज्यों का परिषद, राज्यों की परिषद भी इसको कहा जाता है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है,
काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है, क्योंकि बेटा राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं आपके इलेक्टेड होकर यानी कि चुनकर, उनको आपके राज्यसभा में एमएलएस के द्वारा चुना जाता है, यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों की परिषद अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके राज्यसभा के बारे में था कि राज्यसभा को किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस थे आपको मैंने साथ के साथ बताया है। अगर बेटा मैं आपसे आगे बात करती हूँ, है ना, अगर मैं बेटा आपसे आगे बात करती हूँ तो आपको यहाँ पे एक लिखना है आर्टिकल 80। और आर्टिकल 80 में क्या है, तो बेटा जी आर्टिकल 80 में है राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन यानी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा भी आप कह सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ध्यान से सुन लीजिए बेटा जी। तो राज्यसभा का गठन भी कैसे होगा मैम, वैसे ही होगा, सदस्यों के द्वारा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी तो राज्यसभा का गठन किससे होता है, सदस्यों से होता है, सदस्यों से। और सदस्य को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एमपी कहते हैं, है ना, एमपी। मैंने आपको बताया था कि चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो आपका एमपी ही होता है। यानी राज्यसभा का जो गठन होता है वो सदस्यों के साथ ही मिलकर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो सदस्यों से होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में आप बताइए कि अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य यहाँ पर कितने होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो बेटा जी इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स वो कितने होते हैं बेटा जी, तो आप कहोगे कि मैम 250 होते हैं। 250 में से बेटा जी 233 आपके इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। और अगर मैं बात करूं तो 12 बेटा जी यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मनोनीत कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, तो उसका आंसर भी मैं आपको दूंगी, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगी। वेरी गुड, जिस बच्चे ने कहा कि 250, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है 250। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ तो आगे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन और बच्चा पूछा जाता है राज्यसभा से कि भाई यहाँ पर वर्तमान सदस्य कितने हैं। जो राज्यसभा है इसमें आपके वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। लिखिएगा यहाँ पर, वर्तमान का मैं आपको पूरा बताऊंगी। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। एक मिनट रुक जाना जरा, शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे 245 लिख दिया है, रुक जाइए एक मिनट। वो तो आपने सही लिखा है, लेकिन 250 का जो डिवीज़न किया गया है उसमें यहाँ पे 238 करना बेटा, है ना। मैक्सिमम में 238 स्टेट से आ सकते हैं। अब होगा ये 250। प्लीज़ आप इसको 238 कर देना, उसको ठीक करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो 238 उसको कर देना। और यहाँ पे जब हम डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से आपके 233 इलेक्टेड होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं बेटा टी। आप कहोगे मैम कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, तो बेटा आपके स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं मैम 28, और प्लस यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने, केवल 3 यूटीज से इसके आपके कह सकते हैं हम 3 यूटीज में ही, क्योंकि वहाँ पर ही विधानसभा है। और जहाँ पर विधानसभा होती है
वहीं पर राज्यसभा में उस राज्य को सीटें मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपके कितने स्टेट से आपके होते हैं, तो मैम 28 स्टेट से इसमें लोग आते हैं, और 3 यूटी से, क्योंकि मैम बाकी यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, क्योंकि बाकी यूटीज़ में विधानसभाएं नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी 12 जो आपके होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। वो कैसे होते हैं, वो मैम हम कह सकते हैं मनोनीत होते हैं। और ये जो मनोनीत होते हैं बेटा जी, इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, लेकिन लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे बच्चे, वो आपके लोकसभा से अब आपका ख़त्म कर दिए गए हैं, एंग्लो इंडियंस। लेकिन यहाँ पर अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो कितने हैं, 12। कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं बेटा जी, ये किस क्षेत्र से आते हैं, इन 12 सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो इनका क्षेत्र क्या होता है, ये किस एरिया से लिए जाते हैं। तो देखो, एक तो होता है आपका कला, ठीक है, एक होता है आपका साहित्य, इंग्लिश भी लिखूंगी मैं, कला साहित्य, उसके अलावा बेटा जी विज्ञान, ठीक है, और हम कह सकते हैं मैम समाज सेवा। ये बेटा आपके फील्ड होते हैं जहां से आपके 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कला मतलब आर्ट होता है, साहित्य बेटा जी लिटरेचर होता है, ठीक है, विज्ञान मतलब आपका साइंस वाले क्षेत्र से, और समाज सेवा बेटा जी जो सोशल सर्विस का काम करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे लोगों में से आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के अंदर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जी हाँ, ये पॉलिटी आपको CHSL में भी काम आ जाएगी, ये पॉलिटी आपको CGL में भी काम आ जाएगी। तो आप पहले आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम इन क्षेत्रों से हमारे क्या लिए जाते हैं, इन 12 सदस्यों को इन क्षेत्रों से लेकर राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है, मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी, अगर मैं बात करती हूँ, नहीं बेटा मुकेश छुट्टी लेने का समय नहीं है, बल्कि मैं संडे को भी क्लास लेती अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो, है ना, लेकिन तबीयत ठीक ना होने के कारण इस संडे में क्लास नहीं ले पाई थी, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हमें बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है, तो छुट्टी लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग हो ना तो गला भी ठीक ही हो जाएगा अपना आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, इतनी आवाज़ तो निकल रही है कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप कहेंगे कि मैम 12 मेंबर्स यहाँ पर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड, और 233 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा कह रहा है कि खेल वाले मतलब जैसे सात्विक का एक क्वेश्चन है, सात्विक का कहना है कि इसमें स्पोर्ट्स से भी आते हैं, तो बेटा जो स्पोर्ट्स वाला एरिया है वो कला के अंदर ही आता है। स्पोर्ट्स एक तरह की कला है, स्पोर्ट्स क्या है प्यारे बच्चे, एक तरह की कला है, समझ आई। चलो आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे अगला हमारा क्या क्वेश्चन होगा कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन आप ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि भाई यहाँ पर अगर मैं बात करेंगे तो मैम इनका लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बात करो। तो बेटा अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो इलेक्शन किया जाता है, मतलब इसमें जो आपके प्रतिनिधि आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है, तो वो आपके कहाँ से आते हैं। आप कहोगे कि मैम सबसे पहले तो इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग कौन करेगा, तो इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब कि जनता तो मैम नहीं करेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो जनता वोटिंग नहीं करेगी, क्योंकि जनता तो केवल मैम अगर वोटिंग करती है तो किस में करती है, तो जनता मैम अगर वोटिंग करती है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन में करती है, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन है,
और इसमें अगर हम बात करते हैं तो मतदाता कौन होते हैं, वोटर्स कौन होते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो वोटर्स होते हैं बेटा, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वोटर्स जो होते हैं वो होते हैं एमएलएज। कौन होते हैं, एमएलएज, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये लोग यहाँ पर वोटर्स होते हैं। ये लोग अपने जो एमएलएज होते हैं, ये लोग आपके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये लोग बेटा जी राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है और इसमें जो वोटर्स होते हैं वो एमएलएज होते हैं। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर दिया है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया है कि ये बताइए कि आपकी जो राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा की सदस्य संख्या या सीट कह लो, सदस्य संख्या कह लो क्योंकि यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं, या फिर सीट कह लो। तो बेटा ने बच्चे ने पूछा है कि क्या ये भी निश्चित हैं। हाँ बेटा ये भी निश्चित हैं, ये भी आपकी फिक्स्ड कर दी गई हैं। और कब तक के लिए फिक्स्ड की गई हैं, तो मैम 2026 तक के लिए। कौन सा संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या या अगर हम बात करें सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स है। और ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस ईयर की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। जनगणना को कहते हैं बेटा जी सेंसस, ठीक है, यानी सेंसस, सेंसस, ठीक है, जनगणना के आधार पर। अभी 1971 की ही आपका बेस ईयर जो है यहाँ पर लिया जा रहा है सीटों में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी फिक्स है। यानी चेंजेस कब होंगे, चेंजेस होंगे मैम 2026 के बाद। ठीक है, प्रिंस कह रहे हैं कि जनता वोट क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि प्रिंस इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये जनता का सदन नहीं है, जनता का सदन लोकसभा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अभिषेक बेटा ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो ये एप्लीकेशन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार एप्लीकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूँ तो अगला क्वेश्चन हमारा इस हाउस के लिए क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा इस हाउस का भाई कार्यकाल, है ना। जैसे अगर मैं बात करती हूँ टेन्योर, तो टेन्योर आपका कहाँ पर दिया गया है, तो टेन्योर दिया गया है इसका आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 1 में इसका कार्यकाल दिया गया है। लेकिन किसका कार्यकाल, तो बेटा जी ये जो कार्यकाल है ये राज्यसभा के सदस्यों का है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्या लिखेंगे, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चे, क्योंकि राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैम ये हाउस तो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये हाउस तो कभी भी खत्म नहीं होता है, ये हाउस तो परमानेंट रहता है। तो कार्यकाल किसका होता है, जो खत्म होता है। जैसे लोकसभा का अंत हो जाता है 5 साल पे, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता, इसका कभी भी अंत नहीं होता। तो बच्चा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा, तो मैम हम आंसर करके आएंगे कि कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। ठीक है, यानी 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन अगर 6 साल ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि फिर क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य यानी 1/3 मेंबर्स, ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, यानी एवरी 2 ईयर्स,
एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि बेटा जी वो अपना यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब एक तरीके से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो आप कहेंगे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये बात बेटा जी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल बेटा जी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो बेटा जी बिल्कुल वही सेम योग्यताएं होंगी, वही योग्यताएं होंगी जो कि मैंने आपको लोकसभा में बताई थी, जो कि मैंने आपको लोकसभा में। बच्चा पूछ रहा है कि ओनली एमएलए ही वोट करते हैं, एमपी क्यों नहीं? क्योंकि एमपी को ही तो चुनना है शोभित, यहाँ पे एमएलए वोट करेंगे, एमपी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखने के प्रयास करेंगे कि आपका जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का अगर हम बात करते हैं, तो जो मैंने अब देखो कॉमन चीज़ें चलने वाली हैं, तो आपको कॉमन चीज़ों के बारे में अब मैं आपसे ही प्रश्न पूछूंगी जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो अब हमें क्या चेंजेस करने हैं, देखो किस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाना है। यहाँ से हम लोकसभा हटा देंगे, क्या देखेंगे, सदस्यों की अहर्ताएं, राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ताएं, और एक चेंज होगा एज में, एक चेंज होगा मैम एज में, एक चेंज होगा मैम एज में। यहाँ पे द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और ये किस में दी गई है, सेम आर्टिकल है, सेम सारी चीज़ें हैं, आपको इसी तरीके से चेंजेस करके इनको ध्यान रखना है। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाऊंगी तो आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भारत का नागरिक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होता है। अगर मैं आपसे बात करूं आगे चलकर, तो यहाँ पे उसकी आयु कम से कम कितना कर देंगे, यहाँ पर 30 ईयर्स। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा दोनों की क्वालिफिकेशन में, ना आर्टिकल चेंज होगा, ना ही बेटा जी आपका कोई और लाइन चेंज होगी। केवल कौन सी लाइन चेंज हुई है, केवल मैम एज चेंज हुई है, केवल मैम आयु चेंज हुई है। वहाँ पर कितनी है बेटा जी, मैम वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 25 है, और यहाँ पर कितनी है, तो मैम यहाँ पर 30 है। मैक्सिमम कितनी है, तो मैक्सिमम का कोई प्रोविज़न नहीं है मैम, केवल एज में चेंज हुआ है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैंने आपको लिखवाया है कि भाई पागल ना हो, है ना, पागल ना हो, दिखवाया है दिवालिया ना हो, तो ये सब आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, दिवालिया ना हो। फिर मैंने लिखवाया है कि लाभ के पद पर ना हो, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और आप जोड़ सकते हो कि दल बदल कानून लागू ना हो, है ना, अगर दल बदल कानून लागू होगा तो फिर आप नहीं बन पाएंगे मेंबर, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्वालिफिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या इसमें सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है राहुल, ये हो ही नहीं सकता है कि सर ने इसमें 35 लिखवाया हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए होती है बेटा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लाभ के पद पर ना हो। उसके अलावा मैंने आपको ये समझाया था कि जब आपका कोई भी मेंबर तभी बनेगा वो जब वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग शपथ ले लेगा, है ना, उसके पास ऐसी इतनी योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हों। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कल जाकर एमपी के लिए एक शर्त यहाँ पर लिख दी जाए, मतलब एक क्वालिफिकेशन और ऐड कर दी जाए कि भाई यहाँ पर एमपी का इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफिकेशन उस एमपी के पास उस एमपी के पास है ना, तो वो बना रहेगा, और नहीं है तो फिर वो हट जाएगा। अनूप सिंह जी लास्ट क्लास देखिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें बार बार नहीं पढ़ाऊंगी जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप उन चीज़ों को जिनको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि दल बदल क्या होता है, मैंने सेम बताया था कि दल बदल हर जगह यही होगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? तो क्वालिफिकेशंस क्या है मैम? सेम है पीडीएफ। आप अब आप आ जाइए। अब मैंने आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन में हम अगर बात करेंगे तो दोनों की सेम होती हैं, दोनों की सेम होती है प्यारे बच्चे। और दोनों की सेम डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई पागल ना हो, यहां लिखा है पागल है। अगर विकृत चित्त का मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब पागल है ना। अगर वो पागल है, दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो गया है, तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं और यही सारी चीजें हमें कॉपी पेस्ट करनी है। कहां पर? राज्यसभा में। बेटा इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि किस तरीके से चीजों को कम करके पढ़ा जाता है। तो यही तो तरीका है। यहां पे तो आर्टिकल भी एज इट इज लिखा हुआ है, आर्टिकल भी चेंज नहीं है, आर्टिकल तक चेंज नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं विकृत चित्त क्या होता है? बेटा अभी तो बोला पागल, इसका मतलब होता है पागल। पागल को थोड़ी एमपी बना देंगे, है ना। तो ये आपका था। उसके अलावा मैंने बोला था कि यदि वह राजनीतिक दल, अब ये आपका यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि दल बदल कानून क्या होता है। तो यदि वह राजनीतिक दल को त्याग देता है जिससे वो एमपी बना, है ना, और दूसरा तुरंत ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि ऐसा बार बार किया जाता था कुछ एमपी एमएलएस के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक दल द्वारा, अगर जो राजनीतिक दल का वो एमपी है, अब वो राजनीतिक दल उसको कह रहा है कि भाई हमें वोट दो, लेकिन वो वोट ही नहीं दे रहा, या वो कह रहा है ये वाले डायरेक्शन फॉलो करने हैं, वो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो उसको फिर अपनी पार्टी में रखने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है मैम। ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूं, ये सब आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब कोई सदस्य आपका इंडिपेंडेंट मेंबर बनता है, और इंडिपेंडेंट मेंबर बनने के बाद आपका फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और शपथ के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो ये सब क्या होता है? ये सब ही तो दल बदल होता है भाई, कभी इधर कभी उधर, है ना। और इसके लिए कहा जाता है गया राम आया राम। तो ऐसा कुछ एमपी एमएलए करते थे। क्या ये एमएलए पर भी होता है? जी हाँ, ये एमएलए पर भी लागू होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो तुमने लोकसभा में नहीं पढ़ा था? सब पढ़ाया था मैंने तुम्हें। अब यहां पे आता है अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर किसी मेंबर में अयोग्यता आ गई हो तो उसका डिसीजन कौन लेता है और किस आर्टिकल के तहत? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति इसका क्या करते हैं, इस प्रश्न का यहां पर निश्चय करते हैं कि कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है। और इस विनिश्चय में वो किसकी सलाह लेते हैं? निर्वाचन आयोग की। तो अनुच्छेद 103 के तहत यहां पे बताया गया है कि यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके बाद कहीं पर भी नहीं जा सकते आप। और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। कि और अगर बात आती है दल बदल की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी पर प्रश्न उठता है दल बदल के आधार पर, तो संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करेंगे। यानी किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई दल बदल के आधार पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसमें राष्ट्रपति का रोल नहीं रहेगा। दल बदल का क्वेश्चन अगर उठेगा तो उस हाउस का चेयरमैन या स्पीकर कहां होता है? लोकसभा में। और चेयरमैन कहां होता है? राज्यसभा में। तो ये सब मैंने आपको बताया है क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर की बात है। और देखो साफ साफ लिखा है दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा का मेंबर होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा का मेंबर होगा तो राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति करेगा। अब ये बताओ मुझे जल्दी से, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता या मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें नहीं बताई थी? सब कुछ तो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी तो बचा ही नहीं। अब सब कुछ वही करना है। और यहीं पे देखना, तुम्हें विधानसभा भी कैसे पढ़ाऊंगी मैं। विधानसभा भी तुम्हें लगेगी कि लोकसभा पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के बाद जब मैं तुम्हें विधान परिषद पढ़ाऊंगी तो तुम्हें लगेगा राज्यसभा पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ यहां तक बातें समझ में आई? अगर आई हैं तो एक बार थम्स अप करो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद अब आती है, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है शपथ कौन दिलाता है? तो बेटा जी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कार्यकाल में आपको बता चुकी हूं, ठीक है। कार्यकाल में इसका आपको बता चुकी हूं। एक मिनट रुक जाओ, जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उनको हटा देती हूं।
अब यहां पे आता है कि भाई शपथ, तो शपथ यहां पर भी कौन दिलाएगा? शपथ किसकी? राज्यसभा सदस्यों की, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो राज्यसभा सदस्यों को तो बेटा जी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा बाय द प्रेसिडेंट कहां पर दी गई है? शेड्यूल 3 में दी गई है, अनुसूची 3 में दी गई है। लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था कहां पे दी गई है? शेड्यूल 3 में दी गई है ना। अब फिर बात आती है कि क्या इसमें भी कोरम होता है? हाँ बेटा, इसमें भी कोरम होता है, इसमें भी कोरम होता है। तो हम शॉर्ट में कैसे लिख लेंगे? कोरम क्या होता है? आप देखिएगा यहां पे कोरम, जिसको हम कहते हैं गणपूर्ति, यानी किसी भी बैठक को करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोरम चाहिए। और कोरम क्या होता है? मतलब किसी भी सदन की अगर हम बैठक कर रहे हैं तो उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की। तो हम लिख देंगे मैम, राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/10, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इंटू 1/10। और अगर मैं बोलूं कि गणपूर्ति पूरी ना हो तो क्या होगा? अगर गणपूर्ति पूरी ना हो तो क्या होगा? गणपूर्ति पूरी ना हो तो क्या किया जाएगा बताओ? ना हो तो क्या होगा? सभापति, क्योंकि यहां सभापति होते हैं, वहां चेयरमैन थे, वो सॉरी स्पीकर थे, सभापति यानी कि चेयरमैन। चेयरमैन सभापति बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर देंगे जब तक कोरम पूरा ना हो। जब तक कोरम पूरा ना हो, स्थगित को कहते हैं एडजर्नमेंट। रोक देंगे बैठक को। यहां पे चेयरमैन आएगा, वहां पे स्पीकर आया था। तो यही चीजें तो आपको सारी पढ़ाई थी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज हमारी रिवीजन क्लास हो रही है। अब बात करते हैं कि सभापति और आपके राज्यसभा में, जैसे बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था कि उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके काम कौन करेगा? तो यहाँ पर भी 2 होते हैं। जैसे लोकसभा में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही यहाँ सभापति और उपसभापति होते हैं, लेकिन अंतर होता है। अब वो अंतर क्योंकि हमें जानना है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर बेटा जी यहां पर बात करते हैं तो अब हम यहां पे क्या देखेंगे? अब मैम हम यहां पे देखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे सभापति यानी चेयरमैन, और एक तरफ हम लिखेंगे उपसभापति, एक तरफ हम लिखेंगे उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बात को अपने दिमाग में फिक्स रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वो उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा मैं अगर सभापति और उपसभापति की आपसे बात करती हूं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो सभापति, सभापति का क्या होता है? सभापति ब्रैकेट में एक बार मैं लिख देती हूं कि सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन, इनका इलेक्शन होता है। सबसे पहली बात, इनका क्या होता है? इलेक्शन। दूसरी बात, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप? यहां पे बेटा कल पिछली क्लास में बताया था मैंने, शोभित। कोरम का मतलब होता है, जैसे मैं एक शर्त तय कर दूं कि मैं इस क्लास को तभी लूंगी जब इसमें आपके 100 बच्चे लाइव होंगे,
अगर 100 से कम होंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। तो ऐसे ही आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद होती है, वहां पर कहा जाता है कि कुल सदस्यों का अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर बैठक नहीं होगी, तो फिर बैठक नहीं होगी। जैसे मैंने एक शर्त रख दी कि 100 बच्चे होंगे तो ही मैं क्लास लूंगी, वरना लूंगी ही नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, मिनिमम नंबर फिक्स कर दिया क्लास लेने के लिए, तो वहां पर भी मिनिमम नंबर रहता है। मोहन कह रहे हैं कि आपने विधानसभा के सदस्यों की पीडीएफ नहीं भेजी। अभी तो मैंने विधानसभा पढ़ाया ही नहीं है। विधानसभा आप पढ़ोगे विधानमंडल में, जैसे संसद में आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हो, है ना। आगे देखो यहां पर सभापति, उपसभापति। अब यहां पे क्या होता है, उपसभापति के लिए यहां पे क्या चेंज होगा, यहां पे देखो, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है, अपने में से चुना जाता है, चुना जाता है। चुना मतलब यहां पे चूज करना है, चुना जाता है। जिस तरीके से आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उसी तरीके से उपसभापति तो राज्यसभा का मेंबर होता है लेकिन सभापति नहीं। तो अब इस लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, इस लाइन के लिखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, ये होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि इसे राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे। बेटा अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन से ही चीजें आपकी जो है दूर होती हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ तो राज्यसभा के सदस्य वो आपके सभापति उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं होते। अगर प्यारे बच्चे अब हम आगे बात करते हैं इनके कार्यकाल वाले पॉइंट को लेकर, तो आप मुझे बताओ सभापति का कार्यकाल कितना होगा, इनका टेन्योर कितना होगा। तो आप कहोगे, आप बता चुके हो ऑलरेडी कि 5 वर्ष होता है, आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का। और अब क्योंकि यहाँ पे सभापति आपके उपराष्ट्रपति ही हैं, तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि मैम यहाँ पर कार्यकाल क्या होगा, यहाँ पर टेन्योर कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो इनका 6 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि उपसभापति तो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति ही होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस में साफ लिखा होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके यहां पर मैं समझाती हूं। फिर बात आती है मैम त्यागपत्र की, यानी रेजिग्नेशन वाला पॉइंट आता है। त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन। तो अगर मैं आपसे बात करती हूं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो मैम ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, है ना। यानी सभापति किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो क्या आपके उपसभापति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को। तो आप कहोगे कि यहां पर अगर हम त्यागपत्र की बात करते हैं यहां पे उपसभापति के लिए, तो मैम उपसभापति सभापति को देंगे। ये किसको देंगे, सभापति को, यानी चेयरमैन को, चेयरमैन को देंगे। और वहां पे क्या था, वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे सभापति राष्ट्रपति को देते हैं लेकिन उपसभापति सभापति को ही देते हैं। ठीक है, सभापति को ही देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं रिमूवेबल प्रोसेस। रिमूवेबल प्रोसेस, रिमूवेबल प्रोसेस हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। तो मैंने ये आपको वैसे उपराष्ट्रपति में पढ़ाया है, सब लिखवा चुकी हूं मैं। अब रिमूवेबल प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होता है, 14 दिन पूर्व सूचना,
14 दिन पूर्व सूचना, नोटिस बिफोर 14 डेज, नोटिस बिफोर 14 डेज। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, किसको? जिसको हटाना है। 14 दिन का नोटिस होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी फिर क्या होता है? प्रस्ताव पेश होता है। प्रस्ताव पेश कहां पर होगा बताना जरा। इंट्रोड्यूस द मोशन, इंट्रोड्यूस्ड द मोशन। बताओ जल्दी से कहां पर होगा, कहां पर होगा, जल्दी से बताओ। इंट्रोड्यूस द मोशन, तो ये होता है मैम राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को ही तो हटाना है। देखो सात्विक बेटा, जरा अपना कमेंट को पढ़ो और उसके बाद जरा बोर्ड की तरफ देखो कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि क्या सभापति सदन का सदस्य होता है, साफ साफ लिखा है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तभी तो आर्टिकल 64 में कहा गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है। उसके बाद में आपको यह भी पता है कि प्रस्ताव पेश होने के बाद क्या होता है? प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रस्ताव पर चर्चा, डिस्कशन ऑन द मोशन, डिस्कशन ऑन द मोशन। यहां प्रस्ताव पर चर्चा होती है और फिर प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद क्या होगा? अगला पॉइंट मैं इधर लिख रही हूं, आप नीचे लिख लेना भाई। चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पास्ड द मोशन, प्रस्ताव पारित हो जाता है। और पारित होता है तो मैम किस बहुमत से होता है? तो बेटा जी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, या साधारण बहुमत द्वारा, बाय द सिंपल मेजॉरिटी। कौन करता है पास? बताओ जल्दी। बाय द सिंपल मेजॉरिटी। पास कौन करेगा? राज्यसभा के सदस्य। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है मैम? लास्ट पॉइंट होता है कि आपका यहां पर फिर क्या होता है? प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति, प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति। केवल लोकसभा एग्री होनी चाहिए, लोकसभा में ये पेश नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हटते हैं, हटाने की प्रक्रिया लिख लेना। सभापति और उपसभापति दोनों की यही है, सभापति की भी यही है और बेटा जी उपसभापति की भी यही है। यानी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को हटाने का तरीका एक ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सब हमने जान लिया, क्या अंतर होता है? जैसे सब आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य हैं, लेकिन यहां सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, और ये मैं बार बार आपको समझा रही हूं। उसके बाद आपका यहां पे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन मैम हमारा होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे सभापति के कार्य है ना, सभापति के कार्य। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है अध्यक्ष का कार्य, यहाँ लिखा है अध्यक्ष का कार्य। और बेटा अगर यहाँ अध्यक्ष का कार्य लिखा है तो आपको पता है ना क्या चेंज करना है? तो मैम हमें यहाँ पर अध्यक्ष को रिमूव करना है और यहाँ पे हमें स्पीकर को रिमूव करना है, क्योंकि दोनों के काम मैम सेम रहते हैं लगभग। जो चेंज होगा वो आपको मैं साथ के साथ बताऊंगी। तो अब पहले तो हम हेडिंग ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या लिखना है? सभापति लिखना है। तो सभापति के अधिकार तथा कार्य, यहाँ पे हमें इंग्लिश में चेयरमैन करना है। देखो कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं अपने आप, है ना। तो अब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दीपिका कह रही है आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 में क्या अंतर है? बेटा दीपिका आर्टिकल 64 क्या होता है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति
यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब वो सदन के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उस सदन के सदस्य ना होने के बावजूद भी उस सदन के अध्यक्ष होंगे। और 89 में कहा गया है कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे। वहां आपके पदेन सभापति शब्द है और यहां सभापति शब्द है। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिखा है मैम, यहां पे हमने ऊपर चेंज किया। अब हम एक चीज और चेंज करेंगे कि यहां लिखा है लोकसभा, तो यहां हम करेंगे राज्यसभा। जैसे स्पीकर लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है ना, ऐसे ही आपके सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, देखिए यहां लिखेंगे राज्यसभा, सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और यहां भी लिखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा। फिर लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है मैम, सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सदन में शांति का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा एमपी आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, तो उन चीज़ों को वहां पे रोकते हैं, अब्यूज करने से रोकते हैं, हंगामा करने से रोकते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी होती है। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है, टीचर के पास, उनको सभ्यता में रखना, ऐसे ही इनके पास होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं तो वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली इंग्लिश इसकी है, यानी लिखा है ही डिसाइडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये इसका भी कार्य है। वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, यानी एडजॉर्नमेंट द मीटिंग कब करता है स्थगित मैम, जब आपका कोरम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सदन की कार्यवाही ये भी स्थगित कर सकता है। अभी तक तो सेम चल रहा है मैम सब कुछ। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ये वाला पॉइंट यहां से हटा दो। ये इसमें नहीं होगा क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी सभापति नहीं करता है, तो ये हटा देंगे मैम, ये पॉइंट अलग हो गया, ये पॉइंट नहीं आएगा। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्धारण करता है मैम, ये भी केवल स्पीकर का काम होता है, कभी भी सभापति का काम नहीं होता, क्योंकि धन विधेयक का राज्यसभा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको बिल भी पढ़ाऊंगी मैं, सारे बिल पढ़ाऊंगी, कैसे कानून बनते हैं ये भी बताऊंगी। तो खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सदन में विपक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है, बिल्कुल देता है मैम, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये पावर दोनों के पास होती है। लेकिन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, और अगर हम बात करते हैं आपके धन विधेयक को लेकर, तो वो केवल अध्यक्ष के पास होती है, वो सभापति के पास कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये तो सभापति के काम हो गए। आपने हमें सभापति के काम बताए, दोनों के सेम है, केवल अध्यक्ष और सभापति दोनों के सेम है। अब हमें बता दो कि उपसभापति के कार्य क्या होते हैं। उपसभापति के कार्य, क्योंकि बच्चों ने बहुत पूछा था जब मैंने बोला था कि सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो आपने पूछा फिर राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सभापति उपसभापति के कार्य, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो क्या लिखूंगी बेटा मैं यहां पर मैम, यहां आप लिखोगे कि जब सभापति का पद रिक्त हो, रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त हो,
या वह अनुपस्थित हो, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, एब्सेंट, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये हो गए आपके दोनों हाउस के कास्टिंग वोट चेयरमैन के पास भी होता है, हाँ चेयरमैन के पास भी होता है, कास्टिंग वोट दोनों के पास होता है। विक्रम सिंह, तभी तो ये वाला पॉइंट लिखवाया है मैंने सभापति में, कास्टिंग वोट की पावर दोनों के पास है। ठीक है, आ गई बात समझ में? बेटा सुरजीत, वो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, अधिकतम, वो भी आपकी डिफाइन कर दी गई है, सीट फिक्स करने से पहले ही डिफाइन थी, इतना कॉपी पेस्ट मत करो। आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स है, 545 फिक्स है, अधिकतम कितनी हो सकती है ये भी बताया गया है। वर्तमान में और मैक्सिमम दोनों आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कितनी है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आई। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको एक आर्टिकल पढ़ना है। एक आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ो, एक मिनट। ध्यान से पढ़ना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मैम उपसभापति सभापति का कार्य करेगा तो उसको सैलरी सभापति की मिलेगी? जी हाँ, जी हाँ बेटा। मोहन सिंह, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 101 का 4, इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और ये वाली चीज बेटा जी एमपी पर, एमएलए पर और एमएलसी इन सब पर लागू होती है कि अगर कोई किसी भी हाउस का मेंबर है और वो विदाउट परमिशन या विदाउट इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट परमिशन, बिना बताए किसी को 60 दिन तक बैठकों में नहीं आ रहा, लगातार 60 दिनों तक एब्सेंट है, तो मान लिया जाएगा कि उस सदस्य ने क्या कर दिया है, उस सदस्य ने मैम अपनी सदस्यता को यहां पर खत्म कर दिया है और यहां पे उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो विदाउट इंफॉर्मेशन एब्सेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? मैम क्वेश्चन है, विधानसभा और लोकसभा में इलेक्शन में कौन खड़ा होता है? आम जनता में से लोग खड़े होते हैं बेटा जी, आप भी खड़े हो सकते हैं, आपके और रिश्तेदार घर परिवार के लोग वो भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशंस, नॉर्मल लोग खड़े होते हैं, वो कोई अलग दुनिया से थोड़ी आते हैं। सुरजीत, अनिकेत ज्वाइंट सेशन जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। 60 दिन लगातार एब्सेंट रहने पर मेंबरशिप क्या हो जाती है? खत्म। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था संसदीय विशेषाधिकार,
मतलब एमपीज के क्या आपके प्रिविलेज होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की पीडीएफ आपको सीक्वेंस में लगाकर मैं तुरंत भेज देती हूँ और इस आपके प्रिविलेज कल मैं पढ़ाऊंगी। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी प्यारे बच्चे आपको आगे की चीज़ें कि जैसे आपके बिल कौन से होते हैं, ज्वाइंट सेशन कब आता है, मनी बिल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है। आज के लिए मैं क्लास को यहीं विराम देती हूँ। मिलूंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सुखवीर।